काला सागर, द ब्लैक सी। इसका नाम सुनते ही रहस्यमयी तस्वीरें दिमाग में आती हैं, है ना? पानी का इतना बड़ा फैलाव जो अपनी काली गहराइयों में राज छुपाए हुए है। सदियों से इसने उन लोगों को कहानियां सुनाई हैं जिन्होंने सुनने की हिम्मत की। पुरानी सभ्यताओं की कहानियां, खोए हुए नाविकों की और यूनिमैजिनेबल ट्रेजर्स की। इसकी काली सतह आसमान को आईने की तरह दिखाती है, पर इसके नीचे एक ऐसी दुनिया है जो हमारी पृथ्वी पर कहीं और नहीं है। ये समंदर सिर्फ पानी का भंडार नहीं है, ये एक लेजेंड है, एक हिस्ट्री की किताब है और एक साइंटिफिक पहेली भी, सब एक साथ। हम इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। एक पुरानी क्यूरियोसिटी हमें मजबूर करती है। ये समंदर हमें इतना क्यों लुभाता है? क्या ये वो कहानियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, या शायद वो साइंटिफिक एनोमलीज जो बड़े बड़े दिमागों को भी चकरा देती हैं? द ब्लैक सी हमेशा से थोड़ा अलग रहा है, अपने चमकते हुए मेडिटेरेनियन कजिन से थोड़ा ज्यादा रहस्यमयी। इसके पानी ने साम्राज्यों का उदय और पतन देखा है। बहादुर सेलर्स ने इसकी अक्सर खतरनाक करंट्स में अपनी नाव चलाई है। प्राउड वॉरियर्स ने इसके किनारों पर बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं। इसकी गहराइयां ऐसे राज छुपाए हुए हैं जो अब धीरे धीरे हमारे सामने आ रहे हैं और हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि जो हम जानते थे क्या वो सच था। इमेजिन करो तुम इसके किनारों पर खड़े हो, हवा भूले बिसरे गीतों की हल्की सी गूंज ला रही है। हवा में भी अनकही कहानियों और हिस्ट्री का बोझ महसूस होता है। यहाँ क्या क्या ड्रामास हुए होंगे, कौन से मिस्ट्रीज अभी भी सोए हुए हैं, किसी क्यूरियस आत्मा का इंतजार कर रहे हैं कि वो उन्हें खोज निकाले। द ब्लैक सी सिर्फ अपनी जियोग्राफी से कहीं ज्यादा है, ये एक एक्सपीरियंस है। ये हमें सरफेस से परे देखने, इसके प्रोफाउंड कैरेक्टर में झांकने का न्योता देता है। ये नेचुरल वर्ल्ड और हमारे अपने पास्ट की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है। द ब्लैक सी के दिल तक का ये जर्नी एक इन्विटेशन है, इसके हिडन कॉर्नर्स को एक्सप्लोर करने का, इसके यूनिक नेचर को समझने का इन्विटेशन। हम टाइम में पीछे ट्रैवल करेंगे, पुराने मैरिनर्स की फुसफुसाहट सुनेंगे, हम साइंटिस्ट्स की आंखों से देखेंगे, इसके कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। साथ मिलकर हम इसके कुछ सबसे पुराने मिस्ट्रीज से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। प्रिपेयर टू बी अमेज्ड, प्रिपेयर टू बी इंट्रीग्ड। काला सागर इंतजार कर रहा है अपने कुछ टाइमलेस सीक्रेट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। द ब्लैक सी को हमेशा इस डरावने से नाम से नहीं जाना जाता था। पुराने जमाने में इसे कई दूसरे नामों से पुकारा जाता था। हर नाम उन लोगों की परसेप्शंस को दिखाता था जो इसके किनारों पर रहते थे या इसके पानी में जहाज चलाते थे। पुराने ग्रीक्स शुरू में इसके अनप्रेडिक्टेबल नेचर और इसके तट पर रहने वाले हॉस्टिल कबीलों से डरकर इसे पोंटोस एक्सीनोस कहते थे, मतलब द इनहॉस्पिटेबल सी या मेहमान नवाजी न करने वाला समंदर। ये नाम डर और कॉशन से निकला था, जो दिखाता था कि शुरुआती नेविगेटर्स के लिए ये कितनी चैलेंजेस पेश करता था। समंदर बहुत जल्दी तूफानी हो सकता था, इसकी लहरें गुस्से वाले जायंट्स की तरह उठती थीं। हावेवर, जैसे जैसे ग्रीक कॉलोनीज इसके कोस्ट लाइन पर फलने फूलने लगीं और ट्रेड रूट्स ज्यादा एस्टेब्लिश्ड हो गए, उनका परसेप्शन बदल गया। जो समंदर कभी डरावना था वो लिवलीहुड और कनेक्शन का जरिया बन गया। तब इसका नाम बदलकर पोंटोस इशेनोस हो गया, द हॉस्पिटेबल सी, यानी मेहमान नवाज समंदर। नाम में ये बदलाव कितना फैसिनेटिंग है ना? ये दिखाता है कि कैसे ह्यूमन एक्सपीरियंस हमारी अंडरस्टैंडिंग और यहाँ तक कि नेचुरल वर्ल्ड के हमारे नेमिंग को भी रीशेप कर सकता है। समंदर खुद नहीं बदला, लेकिन ह्यूमैनिटी का उसके साथ रिलेशनशिप बदल गया, जिससे एक ज्यादा वेलकमिंग टाइटल मिला, जिसने एक्सप्लोरेशन और कॉमर्स को बढ़ावा दिया। मॉडर्न नाम ब्लैक सी, इसके कई ओरिजिन्स माने जाते हैं। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि यह टर्किश शब्द कराडिनिस से आया है, जहां कारा का मतलब ब्लैक और पुरानी टर्किश में नॉर्थ भी होता है, जो एनाटोलिया के मुकाबले इसकी पोजीशन बताता है। दूसरे मानते हैं कि ये नाम इसके पानी के डार्क अपीयरेंस की वजह से है, खासकर विंटर स्टॉर्म्स में जब आसमान में बादल छाए रहते हैं। गहरा पानी, जिसकी निचली लेयर्स में ऑक्सीजन लगभग नहीं होती, वहां मिलने वाले ब्लैक सेडिमेंट्स की वजह से भी ये ऐसा लगता है। ये डार्कनेस एक प्रोफाउंड मिस्ट्री का एहसास दिलाता है। तो इसके नाम का जर्नी इनहॉस्पिटेबल से हॉस्पिटेबल और आखिर में ब्लैक तक अपने आप में एक कहानी कहता है। ये ह्यूमन एंडेवर की, बदलती परसेप्शंस की और समंदर के एंड्यूरिंग, कुछ हद तक एनिग्मेटिक कैरेक्टर की कहानी है। हर नाम इसके रिच हिस्ट्री में एक लेयर है, बीते हुए युग की एक फुसफुसाहट। इन नामों को समझने से हमें उस लंबे और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को अप्रिशिएट करने में मदद मिलती है जो ह्यूमैनिटी का इस रिमार्केबल बॉडी ऑफ वाटर के साथ रहा है।
ये हमें याद दिलाता है कि हम किसी चीज को क्या कहते हैं, ये हमारी सोच और उसके साथ हमारे इंटरेक्ट करने के तरीके पर गहरा असर डाल सकता है। द ब्लैक सी की सबसे यूनिक और डिफाइनिंग फीचर्स में से एक है इसकी अनॉक्सिक कंडीशन। इसका मतलब है कि इसके गहरे पानी का ज्यादातर हिस्सा, करीब 150 से 200 मीटर्स के नीचे, उसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लगभग ना के बराबर होती है। इमेजिन दैट, इतना सारा पानी जहां ज्यादातर फॉर्म्स ऑफ मरीन लाइफ, जैसा कि हम जानते हैं, सिंपली सर्वाइव नहीं कर सकती। ये अनॉक्सिक लेयर ब्लैक सी के टोटल वाटर वॉल्यूम का करीब 90% हिस्सा बनाती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अनॉक्सिक बेसिन है, एक सचमुच रिमार्केबल और कुछ हद तक ईरी नेचुरल फिनोमेनन जो इसे सबसे अलग बनाता है। ऑक्सीजन की ये कमी कई फैक्टर्स की वजह से है। द ब्लैक सी एक बहुत डीप बेसिन है और ये दुनिया के ओशन से सिर्फ पतले और शैलो बॉस्फोरस स्ट्रेट के जरिए जुड़ा हुआ है। ये लिमिटेड एक्सचेंज मेडिटेरेनियन से ऑक्सीजन रिच पानी के सर्कुलेशन को इसकी गहराइयों तक पहुंचने से रोकता है। फर्दरमोर, द ब्लैक सी में डैन्यूब और डिनीपर जैसी कई बड़ी नदियों से फ्रेश वाटर आता है। ये लेस डेंस फ्रेश वाटर मेडिटेरेनियन से आने वाले ज्यादा नमकीन डेंसर पानी के ऊपर एक लेयर बना लेता है, जिससे डीपर लेयर्स में प्रॉपर मिक्सिंग और ऑक्सीजन रिप्लेनिशमेंट नहीं हो पाती। इस अनॉक्सिया के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत प्रोफाउंड हैं। जहां सरफेस वाटर्स जीवन से भरपूर हैं, फिशरीज और डाइवर्स इकोसिस्टम्स को सपोर्ट करती है, वहीं डीप एक साइलेंट स्थिर दुनिया है। यहाँ ऑक्सीजन ब्रीदिंग ऑर्गेनिजम्स के बजाय लाइफ पर एनारोबिक बैक्टीरिया का दबदबा है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में थ्राइव करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हैं। इसी हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से गहरे पानी और सेडिमेंट्स में सड़े अंडों जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल आती है और डीप सी मड का रंग काला होता है। ये एनॉक्सिक एनवायरनमेंट ज्यादातर कॉम्प्लेक्स लाइफ के लिए हॉस्टाइल होने के बावजूद इसका एक इनक्रेडिबल साइड इफेक्ट है। ऑक्सीजन की कमी का मतलब है कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स, जिसमें वुडन शिपरेक्स और एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स शामिल हैं, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरीली लॉन्ग पीरियड्स तक प्रिजर्व्ड रहते हैं। दूसरे ओशंस में सी बेड पर ऐसे मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करने वाले यूजुअल डिके प्रोसेसेस यहां ज्यादातर एब्सेंट हैं। ये ब्लैक सी को हिस्ट्री का एक यूनिक रिपोजिटरी बनाता है, एक नेचुरल म्यूजियम जो मिलेनिया पास्ट के सीक्रेट संभाले हुए है और साइंटिस्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स का इंतजार कर रहा है कि वो उन्हें केयरफुली दुनिया के सामने लाएं। इट्स अ डेड जोन जो पैराडॉक्सिकली लाइफ के रेमिनेंट्स को प्रिजर्व करता है। द ब्लैक सी की अनॉक्सिक गहराइयां जो लाइफ के लिए इतनी इनहॉस्पिटेबल हैं, वो अनजाने में हिस्ट्री की गार्डियन बन गई हैं। क्योंकि वहां ऑक्सीजन बहुत कम है, वो टाइनी ऑर्गेनिजम्स जो यूजुअली लकड़ी और दूसरे ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डिवावर कर जाते हैं, सिंपली वहां सरवाइव नहीं कर पाते। इसका मतलब है कि एंशिएंट वुडन शिप्स जो सेंचुरीज, इवन मिलेनिया एगो तूफानों या बैटल्स में खो गए थे, वो सी बेड पर रिमार्केबली इंटैक्ट पड़े मिल सकते हैं। वो टाइम कैप्सूल्स की तरह हैं, परफेक्टली प्रिजर्व्ड, जो हमें इस हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट रीजन के मैरीटाइम पास्ट की डायरेक्ट ग्लिम्प्स दिखाते हैं। ये सचमुच अस्टाउंडिंग है ना। रीसेंट आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशंस एडवांस्ड अंडर वाटर रोबोटिक्स और सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ब्रेथ टेकिंग डिस्कवरीज कर चुकी है। उन्हें ऑटोमन और बिजांटाइन एम्पायर्स के और इवन फर्दर ग्रीक और रोमन टाइम्स के शिपरेक्स मिले हैं। इनमें से कुछ वेसल्स इतने वेल प्रिजर्व्ड हैं कि उनके मास्ट्स अभी भी खड़े हैं, उनकी रिगिंग पार्टली इंटैक्ट है और इवन उनके हल्स पर कार्विंग्स भी विजिबल हैं। ये एक गोस्ट शिप को खोजने जैसा है, साइलेंट और अनटच्ड डीप सी के इटर्नल डार्कनेस में रेस्ट कर रहा है, ताकि सब उसे देखकर मार्वल करें। ये डिस्कवरीज सिर्फ ओल्ड शिप्स के बारे में नहीं है, ये हमें सो मच मोर बताती है। ये एंशिएंट शिप बिल्डिंग टेक्निक्स, ट्रांसपोर्ट किए जाने वाले कार्गो के टाइप्स और ब्लैक सी को क्रिस क्रॉस करने वाले ट्रेड रूट्स के बारे में इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देती है। इमेजिन करो कि एम्फोरे मिले जो अभी भी वाइन या ऑलिव ऑयल से भरे हों, या टूल्स जो सेलर्स ने थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो इस्तेमाल किए थे। रिकवर किया गया हर आर्टिफैक्ट एक पजल का पीस है जो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स को इस क्रूशल वाटरवे के आसपास रहने और ट्रेड करने वाले लोगों की डेली लाइव्स, इकोनॉमीज और कल्चर्स को रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है। ये हिस्ट्री ब्रॉट टू लाइफ है। फ्यूचर डिस्कवरीज का पोटेंशियल इमेंस है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ शिपरेक्स अभी भी ब्लैक सी की गहराइयों में अनडिस्टर्ब्ड पड़े हो सकते हैं। हर एक में न्यू क्लूज, न्यू स्टोरीज और हमारी शेयर्ड ह्यूमन हेरिटेज में न्यू इंसाइट्स हो सकते हैं। चैलेंज अब यह है कि इन गहराइयों को रिस्पॉन्सिबली एक्सप्लोर किया जाए,
ऐसे मेथड्स का इस्तेमाल करके जो इन फ्रेजाइल ट्रेजर्स को फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्रिजर्व करें। द ब्लैक सी सिर्फ अ बॉडी ऑफ वाटर नहीं है, ये ह्यूमन हिस्ट्री की एक सबमर्ज्ड लाइब्रेरी है जिसके पेजेस हमारे द्वारा केयरफुली पलटे और रीड किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। सेक्शन 5 मिथ्स एंड लेजेंड्स, जहां गॉड्स और हीरोज ने सफर किया। द ब्लैक सी हमेशा से मिथ्स और लेजेंड्स के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड रहा है। इसका मिस्टीरियस नेचर हजारों सालों से ओ और स्टोरी टेलिंग को इंस्पायर करता रहा है। शायद इसके पानी से जुड़ी सबसे फेमस टेल्स में से एक है जेसन और आर्गोनॉट्स की ग्रीक मिथ। उन्होंने आर्गो शिप पर गोल्डन फ्लीस की तलाश में सेल किया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो कॉल्चिस में रखा गया था, जो ब्लैक सी के ईस्टर्न शोर्स पर मॉडर्न डे जॉर्जिया में एक किंगडम था। उनका जर्नी खतरों से भरा था। क्लैशिंग रॉक्स, हार्पीज और फ्लीस की गार्डिंग करता एक फायर ब्रीदिंग ड्रैगन। ये एपिक टेल जो हीरोज, गॉड्स और मिथिकल क्रीचर्स से भरी है, एंशिएंट ग्रीक्स के ब्लैक सी को एक डिस्टेंट, डेंजरस फिर भी अल्यूरिंग रेल्म के रूप में देखने के परसेप्शन को हाईलाइट करती है। आर्गोनॉट्स की स्टोरी शायद अर्ली ग्रीक वॉयजेस का एक पोएटिक रिटेलिंग हो सकती है, जो उन्होंने इन तब अनफेमिलियर वाटर्स में ट्रेड, रिसोर्सेज या न्यू लैंड्स की तलाश में की थी। गोल्डन फ्लीस खुद रीजन में पाए जाने वाले रिच गोल्ड डिपॉजिट्स को या शायद वैल्यूएबल नॉलेज और ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को सिंबलाइज कर सकता है। ये मिथ्स फैंटास्टिकल होते हुए भी अक्सर हिस्टोरिकल ट्रूथ के कर्नल्स लिए होती है, जो इमेजिनेशन की लेयर्स में लिपटी होती है। एक और पावरफुल स्टोरी, हालांकि ब्लैक सी से इसका कनेक्शन ज्यादा स्पेकुलेटिव है, वो है नोवाज आर्क और ग्रेट फ्लड का बिब्लिकल अकाउंट। कुछ साइंटिस्ट्स और हिस्टोरियंस ने प्रपोज किया है कि ब्लैक सी बेसिन कभी एक फ्रेश वाटर लेक था। उनकी थ्योरी है कि करीब 7,500 साल पहले बढ़ते मेडिटेरेनियन सी लेवल्स ने बॉस्फोरस पर एक नेचुरल डैम को ब्रीच कर दिया, जिससे एक कैटास्ट्रोफिक फ्लड आया जिसने लेक और सराउंडिंग सेटलमेंट्स को इनंडेट कर दिया। ये इवेंट, वो आर्ग्यू करते हैं, कई कल्चर्स में प्रेवलेंट फ्लड मिथ्स का हिस्टोरिकल बेसिस हो सकता था, जिसमें नोआस स्टोरी भी शामिल है। जबकि ब्लैक सी डेल्यूज हाइपोथेसिस अभी भी साइंटिस्ट के बीच डिबेटेड है। ये सी के पास्ट में मिस्टिक की एक और लेयर जोड़ता है। ये आइडिया कि इसके फॉर्मेशन में इतना ड्रामेटिक इवेंट शामिल था, पॉसिबली इंटायर पॉपुलेशंस को डिस्प्लेस करते हुए और इंड्यूरिंग लेजेंड्स को इंस्पायर करते हुए, सचमुच कैप्टिवेटिंग है। चाहे ये स्पेसिफिक मिथ्स लिटरल ट्रूथ हों या मेटाफोरिकल टेल्स, वे ब्लैक सी के ह्यूमन इमेजिनेशन और कल्चरल मेमोरी पर प्रोफाउंड इम्पैक्ट को अंडरस्कोर करते हैं। इसका पानी हमेशा एडवेंचर, डिवाइन इंटरवेंशन और नेचर की फॉर्मिडेबल फोर्सेस के खिलाफ ह्यूमैनिटी के स्ट्रगल की स्टोरीज का कैनवस रहा है। सेक्शन 6 जियोलॉजिकल मार्वल, एक अनोखे समंदर का जन्म। द ब्लैक सी, जैसा हम आज जानते हैं, वो रिलेटिवली एक यंग जियोलॉजिकल फीचर है, लेकिन इसके ओरिजिन्स एंशिएंट और कॉम्प्लेक्स हैं। मिलियंस ऑफ इयर्स अगो ये रीजन पानी के एक बहुत बड़े बॉडी, एंशिएंट टेथिस ओशन का हिस्सा था, जो लॉरेशिया और गोंडवाना के सुपर कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट करता था। जैसे जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकी और कॉन्टिनेंट्स टकराए, टेथिस धीरे धीरे श्रिंक हो गया और अपने पीछे स्मॉलर सीज छोड़ गया, जिसमें ब्लैक सी का प्रिकर्सर भी शामिल था। ये जियोलॉजिकल डांस जो इयॉन्स तक चला, उसने इस यूनिक बेसिन की वेरी फाउंडेशंस को शेप किया। लास्ट आइस एज के दौरान एक सिग्निफिकेंट पीरियड के लिए द ब्लैक सी असल में एक जायंट फ्रेश वाटर लेक था, जो मेडिटेरेनियन और दुनिया के ओशन से कंप्लीटली कट ऑफ था। जब ग्लेशियर्स ने यूरोप का ज्यादातर हिस्सा कवर कर रखा था, ग्लोबल सी लेवल्स बहुत लोअर थे। बॉस्फोरस स्ट्रेट, जो अब इसे सी ऑफ मारमारा और फिर एजियन सी से कनेक्ट करता है, वो एक लैंड ब्रिज था। इमेजिन करो एक वास्ट फ्रेश वाटर लेक जो आज से बहुत डिफरेंट लैंडस्केप से घिरा हो और अपनी ही यूनिक फ्लोरा और फौना से भरा हो। इस आइसोलेशन ने इसके लेटर डेवलपमेंट में एक क्रूशियल रोल निभाया। इसकी रीसेंट जियोलॉजिकल हिस्ट्री का सबसे ड्रामेटिक चैप्टर, जैसा पहले मेंशन किया गया, वो कंट्रोवर्शियल ब्लैक सी डेल्यूज हाइपोथेसिस है। विलियम रायन और वॉल्टर पिटमैन जैसे प्रोपोनेंट्स सजेस्ट करते हैं कि करीब 5600 BCE में जब आइस एज खत्म हुआ और ग्लेशियर्स पिघले, मेडिटेरेनियन सी सिग्निफिकेंटली राइज हुआ। इवेंचुअली इसके पानी ने कैटास्ट्रोफिकली बॉस्फोरस लैंड ब्रिज को तोड़ दिया और फ्रेश वाटर ब्लैक सी लेक में सॉल्ट वाटर का एक मैसिव फ्लड आ गया। इस फ्लड की फोर्स इमेंस रही होगी, जिसने लेक के इकोसिस्टम और कोस्ट लाइन को रैपिडली ट्रांसफॉर्म कर दिया होगा। ये थ्योरी अगर कंक्लूसिवली प्रूवन हो जाती है, तो ब्लैक सी फ्लोर से लिए गए कोर सैंपल्स में फ्रेश वाटर से
सॉल्ट वाटर सेडिमेंट्स में शार्प ट्रांजिशन को एक्सप्लेन करेगी। ये एंशिएंट फ्लड मिथ्स से एक टैंटलाइजिंग दो डिबेटेड लिंक भी प्रोवाइड करती है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जैक्ट नेचर के बावजूद ये क्लियर है कि ब्लैक सी की यूनिक हाइड्रोलॉजी, एनॉक्सिक बॉटम वाली इसकी स्ट्रैटिफाइड लेयर, इसके जियोलॉजिकल पास्ट और ग्लोबल ओशन सिस्टम से इसके रिस्ट्रिक्टेड कनेक्शन का डायरेक्ट रिजल्ट है। ये जियोलॉजिकल और ओशनोग्राफिक प्रोसेसेस की स्टडी करने के लिए एक लिविंग लैबोरेटरी है। सेक्शन 7, क्रॉसरोड्स ऑफ एम्पायर्स, इतिहास के ग्रैंड ड्रामा का एक मंच। द ब्लैक सी अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से सिविलाइजेशंस का एक वाइटल क्रॉसरोड्स रहा है। ये यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट के जंक्शन पर स्थित है, जो इसे ट्रेड, माइग्रेशन और अनफॉर्चुनेटली कॉन्फ्लिक्ट के लिए एक नेचुरल कॉरिडोर बनाता है। जिसने भी इसके वाटर्स और की पोर्ट्स को कंट्रोल किया, उसका अक्सर वाइडर रीजन में सिग्निफिकेंट पावर और इन्फ्लुएंस रहा। एंशिएंट ग्रीक्स, रोमन्स, बाइजेंटाइंस, ऑटोमन्स और रशियंस सबने इस क्रिटिकल मैरिटाइम स्पेस पर डोमिनेंस के लिए होड़ की है। इसके शोर्स उनके फोर्ट्रेसेस और सिटीज के रूइंस से भरे पड़े हैं। एंशिएंट टाइम से द ब्लैक सी कॉमर्स के लिए एक बस्टलिंग हाईवे था। ग्रीक्स ने इसके कोस्ट पर न्यूमरस कॉलोनीज एस्टैब्लिश की, जहां वे ग्रेन, फर्स, टिम्बर और स्लेव्स का ट्रेड मेडिटरेनियन वर्ल्ड से वाइन, ऑलिव ऑयल और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के बदले करते थे। इस ट्रेड ने कॉलोनीज और मदर सिटीज दोनों को एनरिच किया, कल्चरल एक्सचेंज और आइडियाज के स्प्रेड को फॉस्टर किया। लेटर बेजेंटीन एम्पायर, जिसकी कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल मॉडर्न इस्तांबुल बॉस्फोरस की गार्डिंग करती थी, उसने ब्लैक सी ट्रेड रूट्स को सेंचुरीज तक कंट्रोल किया। इसे एक सिग्निफिकेंट पीरियड के लिए बिजेंटीन लेक बना दिया। 15th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर का उदय एक और टर्निंग पॉइंट था। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल को कॉन्कर करने के बाद ऑटोमन्स ने इफेक्टिवली ब्लैक सी को फॉरेन शिपिंग के लिए सेवरल सेंचुरीज तक सील ऑफ कर दिया। इसे एक ऑटोमन लेक में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये कंट्रोल उनके एम्पायर की सिक्योरिटी और इकोनॉमी के लिए क्रूशल था। हाउएवर, एक्सपैंड होता रशियन एम्पायर वार्म वाटर पोर्ट्स की तलाश में 18th सेंचुरी से ऑटोमन डोमिनेंस को चैलेंज करने लगा, जिससे ब्लैक सी कोस्ट और इसके एक्सेस रूट्स पर कंट्रोल के लिए रूसो टर्किश वॉर्स की एक सीरीज हुई। इवन इन मोर रिसेंट हिस्ट्री, वर्ल्ड वॉर्स और कोल्ड वॉर के दौरान द ब्लैक सी एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया बना रहा। इसके वाटर्स ने नेवल बैटल्स देखे और इसके पोर्ट्स क्रिटिकल सप्लाई लाइंस के तौर पर काम आए। टुडे ये जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस का रीजन बना हुआ है। मल्टीपल कंट्रीज इसके कोस्ट लाइन को शेयर करते हैं, हर एक के अपने इंटरेस्ट के साथ। पास्ट एम्पायर्स की इकोज आज भी रेजोनेट करती है, हमें याद दिलाती हैं कि ये सी हमेशा सिर्फ वाटर से ज्यादा रहा है। ये ह्यूमन हिस्ट्री और एम्बिशन के ग्रैंड ड्रामा का एक स्टेज रहा है। सेक्शन 8, मॉडर्न एक्सप्लोरेशन साइंस और भी सीक्रेट्स खोल रही है। 21st सेंचुरी में द ब्लैक सी को समझने की हमारी क्वेस्ट नए विगर के साथ जारी है, साइंस और टेक्नोलॉजी में रिमार्केबल एडवांसमेंट्स की मदद से। मॉडर्न ओशनोग्राफिक रिसर्च वेसल्स, जो सोफिस्टिकेटेड सेंसर्स, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स और ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स से इक्विप्ड हैं, इसकी डेप्थ्स को पहले कभी नहीं की गई तरह से प्लम कर रहे हैं। साइंटिस्ट्स इसकी यूनिक केमिस्ट्री, इसकी एनॉक्सिक कंडीशंस और इसके ऑक्सीजन फ्री जोन्स में थ्राइव करने वाले रिजिलियंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे हैं। इस फैसिनेटिंग इकोसिस्टम के बारे में अभी भी सो मच टू लर्न है। इंटेंस रिसर्च का एक एरिया है द ब्लैक सी पर क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्टिविटीज का इम्पैक्ट। रिवर्स से पोल्यूशन, ओवरफिशिंग और इन्वेसिव स्पीसीज के इंट्रोडक्शन ने इसके डेलिकेट सरफेस इकोसिस्टम पर कंसिडरेबल स्ट्रेस डाला है। साइंटिस्ट्स इन चेंजेस को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, इसके मरीन लाइफ के सस्टेनेबल मैनेजमेंट और कंजर्वेशन के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। द ब्लैक सी की हेल्थ न सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए बल्कि उन मिलियंस ऑफ पीपल के लिए भी वाइटल है जो अपनी लाइवलीहुड्स के लिए इस पर डिपेंड करते हैं। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे हम सब शेयर करते हैं। वेल नोन एनॉक्सिक लेयर के अलावा और भी ज्यादा लोकलाइज्ड मिस्ट्रीज हैं जो रिसर्चर्स को इंट्रीग करते हैं। फॉर इंस्टेंस, द सी ऑफ एज़ोफ अनोमली, शैलो सी ऑफ अज़ोफ में अनयूजुअल मैग्नेटिक रीडिंग्स और दूसरे फिनोमेना को रिफर करता है जो ब्लैक सी से कनेक्टेड है। जबकि कुछ थ्योरीज स्पेक्युलेटिव हैं। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का एम ऐसी ऑब्जर्वेशंस के लिए रैशनल एक्सप्लेनेशंस ढूंढना है।
हर न्यू पीस ऑफ डेटा इस कॉम्प्लेक्स मरीन एनवायरनमेंट की एक मोर कंप्लीट पिक्चर बनाने में हेल्प करता है, ओल्ड पजल्स को सॉल्व करता है और समटाइम्स न्यू वंस को रिवील करता है। एक्सेप्शनली वेल प्रिजर्व्ड शिपरेक्स की स्टडी, जैसा हमने डिस्कस किया, वो भी मॉडर्न एक्सप्लोरेशन का एक मेजर फोकस है। ब्लैक सी मैरीटाइम आर्कियोलॉजी प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट्स ने एंशिएंट सी फेयरिंग की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। ये अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल मिशन सिर्फ आर्टिफैक्ट्स ढूंढने के बारे में नहीं है, ये इस सबमर्ज्ड हेरिटेज को ऑल ह्यूमैनिटी के लिए केयरफुली डॉक्यूमेंट और प्रिजर्व करने के बारे में है। द ब्लैक सी कंटिन्यूज टू गार्ड मेनी सीक्रेट्स, लेकिन हर साइंटिफिक एंडेवर के साथ हम इसकी प्रोफाउंड डेप्थ्स और इसके रिच पास्ट को समझने के थोड़ा और करीब आते हैं। सेक्शन 9 कंक्लूजन, काला सागर का कभी न खत्म होने वाला फैसिनेशन। काला सागर द ब्लैक सी इंड्यूरिंग फैसिनेशन की जगह बना हुआ है ना? इसके डार्क वाटर्स में नेचुरल वंडर, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और लिंगरिंग मिस्ट्री का एक यूनिक ब्लेंड है। इसकी पिक्यूलियर अनॉक्सिक डेप्थ से जो एंशिएंट शिपरेक्स को टाइम कैप्सूल्स की तरह प्रिजर्व करती है, लेकर उन हीरोज और गॉड्स की एपिक मिथ्स तक जिन्होंने सपोजिटली इसके एक्सपेंस में सेल किया, ये सी हमें कॉन्स्टेंटली एक्सप्लोर करने और क्वेश्चन करने के लिए इनवाइट करता है। ये हमारे प्लैनेट के डायनामिक नेचर और ह्यूमन हिस्ट्री और मरीन वर्ल्ड के बीच डीप कनेक्शंस का टेस्टमेंट है। हमने इसके मैनी नेम्स के जरिए जर्नी की है जो ह्यूमैनिटी की चेंजिंग परसेप्शंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। हमने इसकी ऑक्सीजन स्टार्व्ड अबिस में झांका है, एक रेल्म जहां लाइफ स्ट्रेंज फॉर्म्स लेती है और हिस्ट्री अनडिस्टर्ब्ड रहती है। हमने एंशिएंट मैरिनर्स की विस्पर्स और मॉडर्न साइंटिस्ट की थ्योरीज सुनी है। हर एक ने द ब्लैक सी के ग्रैंड पजल में एक पीस जोड़ा है। ये एम्पायर्स के लिए एक स्टेज रहा है, लेजेंड्स के लिए एक क्रेडल, और अब इसके पास्ट को समझने और इसके फ्यूचर को सेफगार्ड करने के एम से साइंटिफिक इंक्वायरी का एक क्रूशियल सब्जेक्ट है। द सी अपने सीक्रेट्स रिवील करता जा रहा है, स्लोली बट श्योरली। येट हमने जितना कुछ सीखा है उसके बावजूद सो मच रिमेन्स अननोन। गहरे पानी में और कौन से एंशिएंट वेसल्स इंतजार कर रहे हैं? इसकी यूनिक केमिस्ट्री हमें एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में लाइफ के बारे में, परहैप्स इवन ऑन अदर प्लैनेट्स, और क्या इंसाइट्स दे सकती है? क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन इंपैक्ट इसके फ्यूचर को कैसे रीशेप करेंगे? ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आने वाली जनरेशंस तक एक्सप्लोरेशन और रिसर्च को ड्राइव करेंगे। द ब्लैक सी एक क्लोज्ड बुक नहीं है, ये एक स्टोरी है जो स्टिल अनफोल्डिंग हो रही है, जिसके न्यू चैप्टर्स हर डिस्कवरी के साथ लिखे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ब्लैक सी का नाम सुने, परहैप्स आप मैप पर सिर्फ बॉडी ऑफ वाटर से ज्यादा सोचेंगे। परहैप्स आपको इसका एनॉक्सिक हार्ट, इसके संकन ट्रेजर्स, इसकी लेजेंडरी वॉयजेस और हमारी वर्ल्ड की स्टोरी में इसकी पिवटल रोल याद आएगा। काला सागर हमें चैलेंज करता है कि हम सर्चिंग करते रहें, लर्निंग करते रहें और हमेशा सरफेस के नीचे देखें। इसका अल्यूर टाइमलेस है, इसके मिस्ट्रीज प्रोफाउंड हैं और क्यूरियस ह्यूमन स्पिरिट को इसकी कॉल आज भी उतनी ही स्ट्रांग है जितनी कभी थी। द क्वेस्ट